हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 की सीरीज चालू करने वाले हैं जिसका फर्स्ट चैप्टर है राजस्थान का इतिहास एक परिचय। अधिकतर बहुत बच्चे इस बुक्स को पढ़ते भी हैं और बहुत हर कंपटीशन में कम से कम 10-12 क्वेश्चन यहाँ से इस बुक से आते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट वीडियो है ये, तो देखो फ्रेंड्स पढ़ते हैं यहाँ से क्वेश्चंस। जो मैं इस बुक पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि क्वेश्चन कहाँ से और कैसे आ रहे हैं, जो मेन क्वेश्चन बनते हैं जिस लाइन से वही पढ़ाऊँगा। लाइन टू लाइन तो आप भी पढ़ सकते हो। ठीक है सर। तो देखो बच्चों, 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। तो इस लाइन से क्या क्वेश्चन बनता है कि राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। कब किया था? 1800 ईस्वी में। तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। और कब? 1800 ईस्वी में। नेक्स्ट है 1829 में एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड ने इस पुस्तक में इस प्रदेश का नाम राजस्थान और राजस्थान रखा। तो दो व्यक्ति आए, एक तो जॉर्ज थॉमस आए जो 1800 ईस्वी में आए थे, उन्होंने क्या नाम रखा? राजपूताना शब्द। ठीक है। फिर एक व्यक्ति आता है 1829 में, इसने अपनी पुस्तक लिखता है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या लिखा? कौन है? कर्नल जेम्स टोड। इसने इस प्रदेश का क्या नाम रखा? राजस्थान, राजस्थान। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद में जब इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा। तो राजस्थान, अब जब एकीकरण का चैप्टर पढ़ेंगे तब इसको बताएंगे कि राजस्थान एकीकरण के चैप्टर में आता है 30 मार्च 1949 को चौथे चरण के अंदर राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान नाम रखा गया था। तो इस लाइन से हमें कौन सा क्वेश्चन मिला? एक तो देखो जॉर्ज थॉमस वाला जो 1800 ईस्वी में राजपूताना शब्द का नाम रखा। ठीक है। 1829 में एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? कर्नल जेम्स टोड, जिसने इस प्रदेश का नाम क्या रखा? राजस्थान और राजस्थान। ठीक। और ये क्वेश्चन बार बार आता है हर एग्जाम में, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, इसमें एक क्वेश्चन तो आता है। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इसके अंदर। देखो जो मेन है, देखो अभी कांस्टेबल की एग्ज़ाम हुई थी जिसके अंदर ये आए थे धनु, जांगल, मत्स्य और सूरसेन, उनके आगे नाम आए थे। तो देखो मरु और धनु दोनों का एक ही है और इनका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल से हुआ है। जोधपुर पहले मरु, फिर मरुआर, फिर कहलाया था और कालांतर में से मारवाड़ भी कहा जाने लगा। जांगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया गया है जहाँ समी, केर, पीलू आदि होते हैं। बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र जांगल देश कहलाता है। ये क्वेश्चन आया था कांस्टेबल में। जांगल देश किसे कहते हैं? बीकानेर और नागौर के आसपास के क्षेत्र को जांगल देश कहा जाता है। मत्स्य, जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ था, जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत है और इसकी राजधानी विराटनगर थी। ये क्वेश्चन में आ चुका है कि मत्स्य की राजधानी कौन सी है? विराटनगर है। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग सूरसेन राज्य में सम्मिलित थे। ये एक प्राचीन राज्य था जो महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो ये क्वेश्चन में आ चुका है कि सूरसेन क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? धौलपुर और करौली। ठीक है। जो महाभारत के काल में इसका उल्लेख मिलता है। तो महाभारत के काल में दो का वर्णन मिलता है, एक तो मत्स्य संघ का महाभारत के अंदर और एक सूरसेन का महाभारत के अंदर। तो ये क्वेश्चन यहाँ से जरूर कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आते ही हैं। तो नेक्स्ट अपन ये पढ़ते हैं यहाँ से। माही नदी के पास का प्रतापगढ़ का भूभाग काटल क्षेत्र कहलाता है क्योंकि ये क्षेत्र माही नदी के किनारे कांटे पर स्थित है। 56 गांवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, मध्य भूभाग, 56 का मैदान, ये हर एग्जाम में आता है 56 का मैदान। तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, कौन सा? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य के भूभाग को 56 का मैदान कहते हैं। ठीक है। और काटल क्या कहलाता है? प्रतापगढ़ के आसपास का भाग, आसपास के जो भाग होते हैं उसको काटल कहलाता है। देखो बच्चों, हमने इस फर्स्ट पेज में बहुत सारे क्वेश्चन देखे जो बहुत ही प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस में आते हैं। तो एनसीईआरटी बुक आपके लिए बहुत ही मोस्ट हो जाती है। अगर प्रिपरेशन करना हो तो एनसीईआरटी बेसिक्स एक सब्जेक्ट है जिसमें हम पढ़ सकते हैं।